जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है, मैं संविधान के आर्टिकल 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था। ऐसे में उनका कार्यकाल 2027 तक था। अब यह सवाल है कि अगर उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे दे तो उनकी जिम्मेदारी कौन संभालता है? कैसे होता है अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव? संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजन है? उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं होती हैं और चुनाव आयोग के नियम इसमें क्या कहते हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान इस बारे में क्या कहता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के आर्टिकल 63 से 71 और उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के तहत होता है। अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। अब प्रश्न उठता है कि कितने दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा, मतलब इस पद पर चुनाव के लिए जितनी जल्दी हो व्यवस्था करनी होगी। संविधान के आर्टिकल 68 के पार्ट 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से खाली होने वाली जगह को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सामान्य कंडीशंस में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर करना होता है और उपराष्ट्रपति के वर्तमान कार्यकाल खत्म होने से पहले ही यह चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। लेकिन यदि पद उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने या दूसरे कारण से खाली होता है तो इसे भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की व्यवस्था की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। संविधान के आर्टिकल 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स से मिलकर एक निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में न केवल निर्वाचित सांसद बल्कि नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है और ये वोटिंग पूरी तरह से गुप्त होती है, मतलब इसमें सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में वोटर्स उम्मीदवारों अपनी वरीयता के क्रम में अपनी प्राथमिकता के आधार पर रैंक करते हैं। वे वोट डालते समय अपनी पहली, दूसरी और तीसरी अन्य पसंदों को भी चुनते हैं। चलिए अब इस वोटिंग सिस्टम को और गहराई से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के सांसद हिस्सा लेते हैं। इनमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा से 12 मनोनीत सांसद भी इसमें शामिल होते हैं। वोटिंग के दौरान वोटर को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर वोटर को पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर ए, बी और सी उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़े हैं तो वोटर को हर किसी के नाम के आगे अपनी पहली पसंद बतानी होगी। जैसे मान लीजिए कि वोटर को ए के आगे 1, बी के आगे 2 और सी के आगे 3 लिखना होगा। और इसी प्रकार से यदि वोटर चाहे तो ए के आगे 2, बी के आगे 3 और सी के आगे 2 लिख सकता है। अब बात करते हैं वोटों की गिनती कैसे होती है और किस तरह से विजेता चुना जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव का एक कोटा तय होता है और चुनाव में जीतने के लिए उस कोटा को प्राप्त करना होता है। जितने मेंबर्स वोट डालते हैं उस मत का 51% होने पर उपराष्ट्रपति पद को जीता जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने मेंबर्स वोट डालते हैं उनकी संख्या को 2 से भाग देते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि चुनाव में 787 मेंबर्स ने वोट डाले तो इसे 2 से भाग देने पर 393.50 आता है। इसमें 0.50 को गिना नहीं जाता, इसलिए यह संख्या 393 हुई। अब इसमें 1 जोड़ने पर 394 होता है। तो चुनाव जीतने के लिए 394 वोट मिलना जरूरी है। वोटिंग खत्म होने के बाद पहले राउंड की गिनती होती है। इसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने वोट मिले हैं। अगर पहली गिनती में ही किसी उम्मीदवार को आवश्यक कोटे के बराबर या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है।
और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर गिनती होती है। इस बार उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है जिसे सबसे कम वोट मिले होते, लेकिन यह देखा जाता है कि उसे पहली प्राथमिकता किन वोटर्स ने दी है और उन वोटर्स ने दूसरी प्राथमिकता किसको दी है। फिर मतदाताओं की दूसरी प्राथमिकता वाले वोट को दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से करने से यदि सारे मतों के मिल जाने से किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटे या उससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। और यदि दूसरे राउंड में भी कोई विजेता नहीं होता है तो फिर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई उम्मीदवार न जीत जाए। इसी को हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी चुना जा सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वह राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर हो तो वो इसके योग्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपए भी जमा करने होते हैं। ये जमानत राशि की तरह होते हैं। चुनाव हार जाने पर या 1/6 वोट न मिलने पर यह जमानत जब्त हो जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ सुनवाई करती है जो इस मामले पर फैसला देती है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। चलिए अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के अचानक से इस्तीफा देने से या पद खाली होने पर उनका पद कौन संभालता है। दरअसल संविधान में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के निधन या उनके इस्तीफे या फिर उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के तौर पर काम करने की स्थिति में उनका काम कौन देखेगा। भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित केवल एक प्रावधान है जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कार्य से जुड़ा है। अगर यह पद खाली हो जाता है तो यह काम राज्यसभा के उपसभापति या किसी अन्य राज्यसभा मेंबर की ओर से किया जाता है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने अधिकृत किया हो। चलिए अब अंत में हम उपराष्ट्रपति की भूमिका को समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद होता है। वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद जब तक नया उपराष्ट्रपति पदभार नहीं संभालता तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी विधानसभा का मेंबर नहीं होता। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली होने से लेकर राष्ट्रपति का जल्द से जल्द चुनाव होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना काम न कर पाए तब उपराष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालते हैं। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेष अधिकार हासिल होते हैं। तो इस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति का काम करता है।